भाजपा का तर्क है कि लोकतंत्र की पवित्रता तभी सुनिश्चित हो सकता है जब केवल वैध भारतीय नागरिक ही मतदान करे। अच्छी बात। डिलिमिटेशन का उद्देश्य संसदीय और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं को जनसंख्या के अनुरूप पुनर्निर्धारण करना होता है। यदि सीटों की संख्या बढ़ती है या निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं बदलती है तो राजनीतिक समीकरण में व्यापक परिवर्तन संभव है। कांग्रेस ने इसका फायदा पहले उठा चुका है और भरपूर उठाया था जब उसने डिलिमिटेशन कुछ ऐसे तरीके से की थी कि मुस्लिम इलाके से भाजपा को वोट मिलना एकदम नामुमकिन हो गया था। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, भारतीयता का शंखनाद में आज कुछ बात करते हैं भारत की कि आखिर भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, प्रदेशों की क्या हो रहा है, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और क्या परिवर्तन आ रहा है देश में। यूं तो अगर देखें राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। ममता दीदी का टीएमसी जो है वो ऐसे लग रहा है उसकी बंटाधार हो रहा है, तो कहीं कांग्रेस की प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो रहा है, रिसोर्ट पॉलिटिक्स फिर से सामने आ गई है। इन सब के बीच जो खबर रह गई है, आज कुछ बात उस पर करेंगे भारतीयता के शंखनाद में। मित्रों, खबर यह है कि इन द चेंजिंग सिनारियो मोदी सरकार फिर से डिलिमिटेशन बिल इस मानसून सत्र में लाने की तैयारी में है। जिस तरह से संसद में परिस्थितियां बदली है, आसन्न राज्यसभा चुनाव में जीत हुई और जीत की उम्मीद और टीएमसी के सांसदों की विद्रोह से जिस समीकरण बन रहे हैं उससे भाजपा अपने सबसे खास हथियार को फिर से बाहर निकाल रहा है। हाँ जी, भारतीय राजनीति में आपको मालूम है कि चुनाव केवल सरकार बनने का माध्यम नहीं रह गए हैं, बल्कि वे देश की सोशल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की दिशा तय करने वाला निर्णायक उपकरण बन चुका है। और पिछले एक दशक में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र राजनीति में जो प्रभुत्व स्थापित किया है उसे राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां भाजपा का वर्चस्व लंबे समय तक कायम रह सकता है। आपको मालूम है पंडित नेहरू का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री के नाते मोदी जी तोड़ चुके। और इस संदर्भ में कुछ राजनीतिक ऑब्जर्वर्स तीन ऐसे बड़े कदमों की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें भाजपा के संभावित कोड 3 ब्रह्मास्त्र उसको अगर कहा जा रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण एसआर जिसको कहते हैं, परिसीमन डिलिमिटेशन और एक राष्ट्र एक चुनाव, ये 3 ब्रह्मास्त्र हैं। सबसे पहले बात विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्षों से अवैध प्रवासियों के मतदाता सूची में शामिल होने को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम जैसे राज्यों में मतदाता सूचियों की शुद्धता को लेकर राजनीतिक विवाद लंबे समय से मौजूद और भाजपा का तर्क है कि लोकतंत्र की पवित्रता तभी सुनिश्चित हो सकता है जब केवल वैध भारतीय नागरिक ही मतदान करे। अच्छी बात। और यदि व्यापक स्तर पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है और अवैध रूप से शामिल नाम हटाए जाते हैं तो इसका सीधा असर उन राजनीतिक दलों पर पड़ सकता है जिसके बारे में ये साफ है कि उन्हें ऐसे वोटों का लाभ मिलता रहा है। हालांकि अपोजिशन इस प्रक्रिया को राजनीतिक हथियार बताता है, लेकिन बीजेपी इसे चुनावी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और विशेषज्ञ बनाने की दिशा में आवश्यक सुधार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, शायद सबसे दूरगामी प्रभाव वाला मुद्दा है डिलिमिटेशन।
2026 के बाद प्रपोज्ड नए जनगणना और उसके आधार पर होने वाला डिलिमिटेशन भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। याद रखिए, डिलिमिटेशन का उद्देश्य संसदीय और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं को जनसंख्या के अनुरूप पुनर्निर्धारण करना होता है। यदि सीटों की संख्या बढ़ती है या निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं बदलती है तो राजनीतिक समीकरण में व्यापक परिवर्तन संभव है। कांग्रेस ने इसका फायदा पहले उठा चुका है और भरपूर उठाया था, जब उसने डिलिमिटेशन कुछ ऐसे तरीके से की थी कि मुस्लिम इलाके से भाजपा को वोट मिलना एकदम नामुमकिन हो गया। अपोजिशन की चिंता भी इसी कारण बढ़ी हुई है, क्योंकि डिलिमिटेशन केवल सीटों की संख्या नहीं बदलता बल्कि चुनावी भूगोल और राजनीतिक शक्ति संतुलन को भी पुनर्भाषित करता है। तीसरा सो कॉल्ड ब्रह्मास्त्र क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। यह विचार लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रहा है। इसके समर्थकों का कहना है कि बार बार होने वाला चुनाव से प्रशासनिक संसाधनों पर भारी बोझा पड़ता है और विकास कार्य को भी प्रभावित होता है, क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर सरकार जो है इलेक्शन में लगे रहते हैं। मंत्री लोग इलेक्शन, अगला इलेक्शन, अगला इलेक्शन, इसी में समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। यदि लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाए तो खर्च कम होगा और शासन अधिक स्थिर होगा। पॉलिटिकल दृष्टि से अगर देखें तो एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दे पर भारी पड़ सकता है। ऐसे परिदृश्य में भाजपा जैसे राष्ट्रीय स्तर पर संगठित और संसाधन संपन्न पार्टी को स्वाभाविक लाभ मिलने की संभावना व्यक्त की जाती है। वहीं रीजनल पार्टी को आशंका है कि इससे उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता कमजोर हो सकता है और राष्ट्रीय दलों का प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है। इन तीनों प्रपोज्ड परिवर्तन को यदि एक साथ देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे केवल प्रशासनिक या चुनावी सुधार नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति की संरचना को गहराई से प्रभाव करने वाला क्षमता रखता है। भाजपा समर्थक इन्हें लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, कुशल और प्रातिनिधिक बनाने वाले सुधार के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचक इन्हें राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण की दिशा में उठाए गए मानते हैं। सच्चाई शायद इन दोनों ध्रुवों के बीच कहीं मौजूद है। लोकतंत्र में कोई भी दल स्थायी रूप से अजय नहीं होता है। संस्थागत सुधार किसी भी राजनीतिक दल को अस्थायी लाभ दे सकते हैं, लेकिन अंततः जनता का विश्वास, सुशासन, आर्थिक प्रदर्शन और नेतृत्व की विश्वसनीयता की किसी दल की दीर्घकालीन सफलता तय करते हैं। फिर भी इतना तो निश्चित है कि एसआईआर, डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन आने वाला वर्षों में भारतीय राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण डिबेट में शामिल रहने वाले हैं और उसकी जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो देश की पॉलिटिकल फ्यूचर को नए दिशा दे सकता है। अब आगे क्या होगा यह तो भविष्य ही बता पाएगा, लेकिन अभी तो ऐसे ही संभावना दिख रहा है कि भारत की राजनीति एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। हमें बेहद खुशी होगी जब हमारा न्यूज एनालिसिस पे आप अपना फीडबैक हमको मेल करें या मैसेज करें। जय हिंद, भारत माता की जय।